नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तिका कृतिका भाग 2, जो कि पहला चैप्टर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है माता का आंचल। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारी पाठ्य पुस्तिका है, इसका पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है माता का आंचल और जो लिखा गया है शिवपूजन सहाय जी द्वारा। तो देख सकते हैं हमने अपने लास्ट सेशन में इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारा ये चैप्टर। तो इस पार्ट में हमने काफी सारी चीजें अपने लास्ट सेशन में पढ़ी थी। भोलानाथ के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था और उनके पिताजी के साथ जो बॉन्ड है, जो कनेक्शन है, जो प्रेम है, उसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो देखिए, जो हमने लास्ट में पढ़ा उसको एक बार हल्का सा रिवाइज करते हैं, उसके बाद अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले की जो लाइन हमने यहाँ पर पढ़ी थी, जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग। जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, जहां बुढ़ों का संग तहां खर्चे का तंग। तो यहाँ पर बच्चों के संग की बात, यानी कि जहां पर बच्चे एकत्रित हो जाते हैं, जहां पर बच्चों का झुंड एकत्रित हो जाता है, वहां की खुशी के बारे में बताया है। तो आपने देखा कि लास्ट सेशन में भोलानाथ ने अपने बारे में कितनी सारी चीजें यहाँ पर बताई हैं कि किस तरह से जो है वो अपने पिताजी के साथ रहते थे और किस तरह से वो तड़के ही उठकर अपने पिताजी के साथ नहाया धोया करते थे, पूजा पाठ किया करते थे। उसके बाद वो राम नाम की एक तरह से पोथी जो उनके पिताजी ने बनाई हुई थी, उसमें वो राम नाम लिखते थे और फिर 500 राम नाम लिखकर छोटी छोटी गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाने जाया करते थे। और मछलियों को खिलाने जब जाते थे तो उस टाइम पे भोलानाथ अपने पिताजी के कंधे पर बैठे रहते थे और जब जब एक एक जो गोला, जब जब एक एक मछली को जब जब एक एक दाना डालते थे उनके पिताजी, तो वो जो है बहुत ज्यादा खुश होते थे, बहुत ज्यादा प्रसन्न होते थे। कौन? भोलानाथ। और भोलानाथ की जो एक यहाँ पर सबसे अच्छी जो उनको बात लगती थी उनके पिताजी की, उनके पिताजी जब गंगा से आते थे, मछलियों को दाना डालकर जब आते थे, तो इस तरह से उनको पेड़ की डाल पर बैठकर, जो भी डाल जो है झुकी हुई होती थी, उस डाल पर बैठकर झूला झुलाते थे। तो बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर, बहुत ही सुंदर तरीके से भोलानाथ ने अपने जीवन को यहाँ पर बताया है, अपने बचपन के दिनों को बताया है। और मैंने कहा था कि अगर आप लोग अगर ध्यान पूर्वक सुनेंगे, ध्यान पूर्वक अगर पढ़ेंगे, तो आपको आपका जो बचपन है वो काफी ज्यादा याद यहाँ पर आने वाला है कि आपने भी बचपन में बहुत सारे खेल खेले होंगे, बहुत अलग अलग तरह की अटखेलियां करी होंगी अपने पिताजी के साथ। किस तरह से आप बाजार जाते थे, सामान खरीदते थे, ये सारी चीजें आपने भी बचपन में कुछ ना कुछ करी होंगी, तो आपको याद होंगी। तो चैप्टर देखिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लास्ट जो हम पढ़ रहे थे लास्ट सेशन में वो ये था कि किस तरह से वो कभी कभी अपने पिताजी से कुश्ती लड़ते थे और वो कहते हैं कि वो क्या करते थे, स्थिर हो जाते थे, यानी कि रुक जाते थे। और भोलानाथ कहते कि वो हमारे पिताजी जो है हमारे बल को बढ़ावा देते थे। जैसे बच्चों के साथ खेलते हैं ना, बच्चों के साथ अगर हम इस तरह से हाथ मिलाने वाला खेलें या कुश्ती करें, तो हम जानबूझ के हारना पसंद करते हैं ताकि बच्चा खुश हो जाए और बच्चा जीत जाए। तो सेम यही तरह से जो भोलानाथ है वो अपने पिताजी के साथ खेलते थे। और सबसे मेन चीजें कि जब वो उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वो उनके साथ हंसते थे और उनके हाथों को लेकर चूम लेते थे। यानी कि जब उनकी मूछें वो उखाड़ते थे तो वो उनके हाथों को छुड़ाकर उनके हाथों को चूम लेते थे। और वो कहते हैं कि फिर वो जब कुश्ती करते थे तो वो उनसे क्या कहते थे कि मुझे गाल पर
चुम्मा दो, यानी कि छोटे बच्चों से कहते हैं ना जिस तरह से, तो गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे और फिर दाईं तरफ खट्टा चुम्मा और बाईं तरफ मीठा चुम्मा वो लेते थे। और इस तरह से फिर जब वो दाढ़ी चुबा देते थे तो उनके जो पिताजी है वो क्या करते थे, भोलानाथ को फिर गुस्सा आ जाता था। तो यहाँ पर हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं अपनी दूसरी बुक का, जिसका नाम है माता का आंचल। और जैसे मैंने आपको बताया कि पाठ जो है परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आप, जैसे मैंने आपको बताया कि आप लास्ट, यहाँ पर मैं 5 इयर्स के सैंपल पेपर नहीं कहूंगी, यहाँ पर मैं कहूंगी लास्ट 10 इयर्स के भी अगर आप सैंपल पेपर उठाकर देखेंगे, 10 साल पहले के भी अगर आप एग्जाम के पेपर उठाकर देखेंगे, तो ये चैप्टर हर जगह आपको दिखाई देगा। इस पाठ से कोई ना कोई प्रश्न, कोई ना कोई पठित गद्यांश आपका हमेशा आता है। तो इसीलिए चैप्टर आपको पढ़ने में थोड़ा सा लगेगा कि क्या पढ़ रहे हैं हम क्लास 10th में आकर, लेकिन पाठ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, महत्वपूर्ण भी है, एक एक पंक्ति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। तो इस तरह से आपस में दोनों ही बहुत अच्छे से, एक बहुत अच्छा बॉन्ड था दोनों का, पिता और बेटे का। तो यही मैंने आपको लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि आज के टाइम में इस तरह का बॉन्ड जो है बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि जितने भी पिता हैं उनके पास भी इतना समय नहीं है कि वो बच्चों के साथ ऐसे खेले, और जितने भी बच्चे हैं अब वो भी पिता के साथ खेलने से ज्यादा अपने मोबाइल फोन्स, अपने वीडियो गेम्स या अपने बाकी चीजों पर खेलने में व्यस्त रहते हैं। तो ये कनेक्शन जो है, ये चीजें जो है एक टाइम पे थी, और किस तरह से भोलानाथ ने उसको यहाँ पर बताया है। तो वो कहते हैं कि उनके साथ हंसते हंसते जब घर आते तो साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठ जाते, अपने खाने के बारे में बताते हैं। तो लास्ट सेशन में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया था और बताया था कि जब भोलानाथ के पिताजी उनको खाना खिलाते थे तो उनकी माँ को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। यानी कि उनकी माँ जो है और खिलाने का हट करती थी। माँ कहती थी कि तुम तो थोड़ा थोड़ा डालते हो और बच्चे को लगता है कि मैं बहुत ज्यादा खा रहा हूँ, और बच्चे का पेट जो है भर जाता है। लेकिन उनकी माँ कहती है कि जब बच्चा ढंग से खाएगा नहीं, बच्चे को हमेशा भर भर के कौर खिलाना चाहिए, यानी कि जो बाइट होती है वो थोड़ा बड़ी बड़ी बनानी चाहिए। क्योंकि क्या कहती है, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। तो ये एक माँ की लाइन है कि जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर, यानी कि जिस तरह का आपका आहार होगा, जिस तरह का आपने, आजकल क्या होता है बच्चों को घर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। घर में अगर कोई ग्रीन वेजिटेबल बनी है, कोई सब्जी बनी है, तो बच्चों को वो बिल्कुल पसंद नहीं आती। लेकिन अगर वही चीजें, अगर बाजार का पिज्जा खाना है, मोमो खाना है, यानी कि और भी कोई भी जंक फूड खाना है, बर्गर खाना है, या कोई भी पैकेट बंद चिप्स खाने हैं, तो बच्चे बिल्कुल बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और ज्यादातर उन्हीं से अपना पेट भरते हैं और फिर अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। और यही बच्चे जो है आगे जाकर बहुत ज्यादा हष्ट पुष्ट भी नहीं रहते जल्दी जल्दी, क्योंकि इम्यूनिटी जो है, इम्यून सिस्टम जो है वीक रहता है, तो जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन जब आपने देखा होगा कि बच्चों को हमेशा संतुलित भोजन, बच्चों को क्या, किसी भी इंसान को, लेकिन अगर एक बढ़ता बच्चा है, ग्रोइंग एक चाइल्ड है, तो उसके लिए तो संतुलित आहार बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि उसका शारीरिक और मानसिक विकास दोनों प्रॉपर तरीके से हो सके। ठीक है, तो इसीलिए माँ कहती कि जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर, यानी कि अगर वो अच्छे से खाना खाएगा, हेल्दी रहेगा, हष्ट पुष्ट रहेगा, तो क्या होगा, वो आगे जाकर कहीं पर भी कोई भी काम करने में नहीं कतराएगा, कोई भी काम करने में उसे कोई भी कष्ट नहीं होगा। ठीक है, अब उनकी माँ फिर उनके हाथ से बच्चे को ले लेती है और फिर कहती है, देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। माँ कहती है कि मर्दुए क्या जाने कि बच्चे को कैसे खिलाना है, यानी कि पिता को कहाँ पता होता है, आदमियों को कहाँ पता होता है कि बच्चों को कैसे खिलाया जाता है, कैसे पिलाया जाता है। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। महतारी,
देख सकते हैं माता, ठीक है। तो यहाँ पर माता माँ कह रही है कि माँ के हाथ से खाने से बच्चों का क्या होता है, पेट भी भरता है और मर्दों को बच्चों को खाना खिलाना नहीं आता। यह कहकर वो थाली में से दही भात शांति और अलग अलग, आपने देखा होगा ना कि कुकी जैसे बच्चे होते हैं, जैसे मैंने बताया कि 3 से 4 बाइट अगर वो खा लेते हैं तो फिर उनका पेट भर जाता है, फिर वो नहीं खाते। लेकिन अगर आप देखोगे बच्चे क्या करते हैं, दौड़ते रहते हैं, इधर से उधर दौड़ते रहते खाते खाते। तो माँ उनको कैसे खिलाती है, ये लो तोता, ये लो तोता, मेरे बच्चे का खाना खा लो। और बच्चा दौड़ के आता है और फटाफट खाना खा लेता है। आपने देखा होगा आपके आसपास, आपके छोटे भाई बहन, आपके पास पड़ोस में जो माताएं हैं, वो इसी तरह से बच्चों को खाना खिलाती हैं। मैना ले कबूतर, ले हंस, ले मोर आदि के नाम से कौर बनाकर बार बार खिलाती है, और जल्दी खा लो नहीं तो ये सब उड़ जाएंगे। और हम उन्हें उतनी जल्दी उड़ा जाते कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता। तो इस तरह से भोलानाथ कहते हैं कि हमारी माँ जो है हमें इस तरह से खाना खिलाती थी। और यही एक तरीका था, जब आप लोग भी छोटे रहे होंगे तो आपके माता पिता ने भी आपको इसी तरह से खाना खिलाया होगा। जब जब हम बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते, तब तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। यानी कि अब तुम्हारा पेट भर गया है, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए तो खेलना और खाना यही दोनों चीजें मेन होती है, क्योंकि उस टाइम पे हो रहा होता है उनका शारीरिक विकास। यानी कि वो जितना ज्यादा दौड़ेंगे, जितना ज्यादा चलेंगे, जितना ज्यादा खेलेंगे, उतना ज्यादा उनका शरीर क्या होगा, मजबूत होगा। आपने देखा होगा अगर हम धप से नीचे गिर जाएं तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मोच आ जाती है, चोट लग जाती है, या बहुत पेन होने लगता है। लेकिन आपने देखा होगा छोटे बच्चे कई बार गिरते हैं, कई बार उनको चोट लगती है, कई बार वो लुढ़क जाते हैं, लेकिन उनको दर्द उतना नहीं होता, क्योंकि उस टाइम पे उनकी जो बॉडी होती है वो उसी तरह की बनी हुई होती है। और बच्चे यही सब खेल कूद कर ही अपने आप को एक तरह से यहाँ पर इस चीज के, देखिए अब जब हम बड़े होते तो हर बात पे रोते नहीं है ना, क्योंकि हमें पता है कि कौन सी चोट जो है कितनी लगती है, किस तरह से हमें इस पर रिएक्ट करना चाहिए और किस तरह से हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते, फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते। रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा, काठ यानी कि लकड़ी का घोड़ा, जो पुराने टाइम के खिलौने होते थे, रस्सी पर बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर आगे निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तो हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। अब माँ अपना काम निपटाने के बाद फिर से बच्चे के पास आती है, यानी कि जब भी बच्चा खेलता कूदता नंग धड़ंग कहीं पर मिल जाता है तो उसे पकड़ लेती है फटाफट से, और एक चुल्लू तेल भर के उसके बालों में डाल देती है। और जैसे मैंने आपको बताया, आप देख सकते थे भोलानाथ की जो चोटी है वो किस तरह से यहाँ पर बनी हुई है। तो आप लोगों की भी बचपन में आपके मम्मी पापा ने जो यहाँ पर आपने देखा होगा ना, जूड़ा टाइप का बना देते हैं छोटे बच्चों का, या फूल वाली चुटिया बना देते हैं। तो क्योंकि उस टाइम पे जो बाल कटवाते थे, जैसे आजकल तो एकदम बिल्कुल गंजा कर देते हैं या मुंडन बहुत जल्दी कर देते हैं, लेकिन उस टाइम पे क्या होता था कि ये सब चीजों का एक समय होता था। यानी कि जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जब विद्यालय को बच्चा जाता है, तो उसी टाइम पे उसके बाल काटे जाते हैं। तो यही चीजें यहाँ पर हुई थी। तो उनकी जो मम्मी थी वो एक चुल्लू कड़वा तेल उनके सर में डाल देती थी, सरसों का तेल, और हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते और वह हमारे सिर में तेल बोतकर हमें उबटकर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। यानी कि मुंह हाथ धुलाकर बाल बना देती थी। और वो कहते हैं कि हमारे ललाट पर
काजल की एक बिंदी लगा लेती थी। काजल की बिंदी, छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि उनको नजर से बचाने के लिए उनके माथे पर या तो साइड में या फिर यहाँ पर काजल की बिंदी लगाई जाती है, टीका लगाया जाता है। और जो उनके बाल है उनकी चोटी गूंथ दी जाती है और उसमें फूलदार एक लट्टू बांधकर यहाँ पर सुंदर सा फूल बना दिया जाता है। और इस तरह से वो कहते हैं कि हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आ जाते, क्योंकि बच्चों को बाल कंघी करवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। जैसे मैंने क्या बताया था कि सुबह सुबह के टाइम पे नहाने के बाद वो कैसे लगते थे, नहाने के बाद उनकी सर पे बाल खुले होते थे और काफी सारी जटाएं होती थी और उनके पिताजी जो है भस्म का जो तिलक उनको लगाते थे उससे वो साक्षात शिव जैसे लगते थे। और फिर जब दिन में उनकी माता जी बहुत सारा तेल डालकर उनकी चुटिया गूंथकर उनके बाल बनाती थी, उनको अच्छे से तैयार करती थी अपने पिताजी की गोद में बैठकर, जब वो बाहर आते थे तो वो सिसकियां लेते हुए आते थे, यानी कि रोते रोते बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारे बाट जोहने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था, या जैसे ही वो बाहर आते थे तो उनका बाट जोहने वाले यानी कि उनका रास्ता देखने वाले उनके मित्रों का झुंड जो है आंगन में खड़ा होता था। हम उन पर खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने कहा कि चैप्टर की एक एक पंक्ति ध्यान से पढ़नी है। अब देखिए, भोलानाथ अपने मित्रों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाते थे, एक प्रश्न यहाँ पर इस तरह का बनेगा, ठीक है। और एक प्रश्न मैंने पीछे ऊपर बताया था आपको, तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपके यहाँ पर बनेंगे जो बहुत कॉमन होंगे, जो आप केवल चैप्टर को अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तभी आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, तो इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। वो कहते हैं कि हम अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाते, बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लगते थे। अपने हमजोलियों की गोद में एक तरह से अपने बाबूजी की गोद से उतरते और अपने हमजोलियों की दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके जो खेल होते थे, आप सभी को थोड़ा सा भी अगर याद होगा अपने बचपन का, देखिए बहुत ज्यादा बड़े तो अभी आप नहीं हैं, लेकिन अगर आपके जो पिताजी हैं, आपकी जो माता जी हैं, उन्होंने बचपन में इस तरह के खेल जरूर खेले होंगे। तो क्या करते थे, बहुत सारे अलग अलग तरह के नाटक करते थे। जैसे चबूतरे के एक कोने कोने ही नाटक का घर बनता था, यानी कि जो चबूतरा था उसमें एक कोने पर एक, मतलब ये हमारा घर है, मान लेते हैं कि ये हमारा घर है, ठीक है। और जिस पर छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वो रंगमंच बनती थी। और फटाफट जो जहां पर बाबूजी के नहाने का जो चौकी था तो वो लाई जाती थी और वो वहां पर रखी जाती थी और वो रंगमंच बनता था, यानी कि स्टेज बनता था। और उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोआ, फिर सरकंडे की लकड़ी लाते थे, चारों तरफ लगाकर कागज का टेंट ऊपर से बनाया जाता था। मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी और ये चंदोआ तानकर मिठाई की दुकान उसमें लगाई जाती थी। उसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढोले यानी कि मिट्टी के लड्डू, जो चिलम के ऊपर की जो कटोरी होती है ना, बिल्कुल बहुत सारी कटोरियां ऐसी रख के उसमें मिट्टी के लड्डू, पत्तों की पूरियां, कचोरियां, गीली मिट्टी की जलेबियां, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे, मिठाइयां आदि सजाई जाती थी। यानी कि जो भी उनको मिलता था सामान, जो टूटे फूटे घड़े हैं उनके टुकड़े यदि मिले तो वो बतासे हैं, गीली मिट्टी को इस तरह से हाथ से करके उसका गोल 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 जलेबी बनाकर वो जलेबी है। और उसके बाद पत्तों की पूरी और कचोरियां बनाई जाती थी। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते थे। जो पुराने जो लोहे के ठीकर है और जो जस्ते हैं उसके छोटे छोटे टुकड़ों से पैसे बनते थे। और यहाँ पर भोलानाथ बताते हैं कि हम ही लोग खरीदार होते थे और हम ही लोग दुकानदार, यानी कि अगर 5-6 बच्चे खेल रहे हैं तो 5-6 बच्चों में 1-2 दुकानदार बन जाएंगे और 1-2 खरीदार बन जाएंगे।
बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। तो वो कहते हैं कि बाबूजी भी हमसे 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद ले लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम घरौंदा बनाते थे। थोड़ी देर में वो मिठाई की दुकान बंद की, उसके बाद अब एक घर सजा लिया, अब ये हमारा घर है। धूल के मेड़ की दीवार बनती थी, तिनकों से छप्पर बनता था, दातून के खंबे बनते थे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़ बनते थे। जो माचिस होती है, माचिस की जो डब्बियां होती हैं, उनके किवाड़ यानी कि दरवाजे बनते थे। घड़े के मुखड़े की चूल्हा चक्की, जो घड़े का मुंह होता है टूटा हुआ, उससे चूल्हा चक्की बनती थी। दिए की कढ़ाई बनती थी, एक दिया ले लेते थे कहीं से और उसकी कढ़ाई बनाते थे। और बाबूजी की पूजा वाली आचमन, आचमन देखी होगी आपने, एक अर्घ होता है और उसमें एक आचमन डाली जाती है जो बिल्कुल एक करछी की तरह होती है, और उससे वो करछी बनाते थे। पानी के घी, पानी का घी होता था। धूल की पिसान होती थी, यानी कि धूल जो होती थी उसका पाउडर बनाया जाता था, यानी कि ये मसाले हैं। और बालू की चीनी, और जो बालू होता था वो चीनी होती थी। और हम लोग जौनार, जौनार यानी कि दावत, एक भोज तैयार करते थे, इन सब चीजों से मिलाकर तैयार की जाती थी। और तब बाबूजी भी धीरे से आकर पात के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। और जब इस तरह से दावत तैयार की जाती थी तो उस दावत में बाबूजी भी पंक्ति के अंत में आकर बीच में बैठ जाते थे, यानी कि जीमने के लिए बैठ जाते थे। और भोलानाथ कहते हैं कि उनको बैठता देख हम लोग हंसकर घरौंदा बिगाड़कर वहां से भाग जाते थे। जब कोई बड़ा इंसान आता था तो वो क्या करते थे, फटाफट अपना घरौंदा घरौंदा बिगाड़ते थे और वहां से भाग जाते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब होगा भोज भोलेनाथ। तो वो कहते थे, उनके पिताजी जब इस तरह से देखते थे तो वो बहुत ज्यादा खुश होते थे बच्चों के खेल देखकर, और कहते थे कि भोलानाथ अब दूसरा भोज कब होगा, यानी कि दूसरी दावत कब होगी। इस तरह से कभी कभी हम लोग बारात का जुलूस भी निकालते। तो लेखक कहते हैं, यहाँ पर भोलानाथ कहते हैं कि कभी कभी हम लोग बारात का जुलूस भी निकालते थे, यानी कि जो बारात होती है ना, बारात का भी स्वांग वहां पर रचाया जाता था। कनस्तर से तंबूरा बजता था, जो कनस्तर होता था उससे बैंड यानी कि तंबूरा बजाया जाता था। अमोले, अमोले यानी कि जो आम के बीज आजकल ही होते हैं, वो आम जब हम खा लेते हैं तो उसको जब हम फेंक देते हैं गुठली को, तो गुठली के अंदर जो अमोला होता है, आम का जो बीज होता है, उसको निकालना है और उसको फिर घिसना है। घिसकर उससे बहुत ही सुरीली आवाज निकलती है, उसको फूंक मारकर, तो उससे हम शहनाई बनाते थे। और टूटी हुई चूहेदानी से पालकी बनती थी। और फिर हम संधि बनकर बकरे पर चढ़ जाते थे। और वो कहते हैं, फिर हम समधी बनकर बकरे के ऊपर चढ़ जाते थे। तो बहुत छोटे थे तो बकरे के ऊपर चढ़ जाते थे। एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। एक चबूतरे के एक कोने से बारात आती थी और दूसरे कोने में जाती थी, यानी कि बहुत ही, आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग उनका खेल रहता होगा उस टाइम पे। क्या मजेदार उन्होंने ये तरकीबें निकाली थी। और वहां काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुलिये का कलश सा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी और लौटते समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें एक दुल्हनिया ले आते थे। और जब उस टाइम पे थोड़ी देर के लिए बारात वहां पर जाती थी और फिर बारात एक दुल्हन को लेकर वहां से आ जाती थी। जो लौट आने पर जो बाबूजी जो ही ओहार उघाड़ कर दुल्हनिया का मुख निहारने लगते, तो त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। तो वो एक चुन्नी, उस लाल कलर के का दुपट्टा उसके ऊपर डाल देते थे दुल्हन के ऊपर। और वो कहते थे कि जब भी बारात हमारी घर आती थी तो हमारे पिताजी दुल्हन का घूंघट उठाकर देखने की कोशिश करते थे।
तो उसी टाइम जैसे होता है ना कि बारात जब घर आती है तो सबको एक्साइटमेंट रहती है कि दुल्हन कैसी है देखने में, दुल्हन कैसी है देखने में। तो यही चीजें पिताजी भी जब घूंघट उठाकर देखते थे तो वो कहते थे कि हम हंसकर वहां से भाग जाते थे। और फिर थोड़ी देर बाद लड़कों की मंडली जुट जाती थी, थोड़ी देर बाद फिर से लड़कों की मंडली जो है इकट्ठी हो जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि अब खेती की जाए। जैसे इकट्ठा होते थे फिर से राय बनती थी कि चलो अब खेती करते हैं। और बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गाड़ दी जाती, उसके नीचे गली कुआं बन जाता, मूंज की बटी हुई पतली रस्सी एक चुक्कड़ बांधकर घराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता। दो लड़के बैल बनके मोट खींचने जाते। चबूतरा खेत बनता था। कंकड़ बीज ठेंगा हल जुआट बनता था। बड़ी मेहनत से खेत बोए जाते थे और पटाए जाते थे। फसल तैयार होने में भी देर नहीं लगती थी, क्योंकि ये सिर्फ बच्चों का क्या है, खेल है। तो फसल तैयार होने में भी ज्यादा देर नहीं लगती थी, लेखक कहते हैं। और हम तुरंत ही हाथों हाथ फसल को भी काट लेते थे। काटते समय गाते थे, काटते समय गाते थे। क्या गाते थे काटते समय? देखिए, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। हमने मेहनत करके ऊंची नीची जमीन पर क्यारी उगाई है, जो कुछ भी इसमें उपजा है वो सब हमारा है। अब फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रोंद डालते थे। फिर क्या करते थे? फसल को एक जगह रखते थे और उसे पैरों से रौंद देते थे। उसे पैरों से क्या करते थे? मसल लेते थे। कसोरे, कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी को के दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार करते थे। कसोरे यानी कि जो उगा हुआ आम है, ठीक है, उसका सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी की, ओसाते यानी कि उबालते थे, उसका सूप बनाकर उसको पकाते थे और मिट्टी के दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर लेते थे, अमाउंट तैयार कर लेते थे। और इसी बीच बाबूजी आकर बैठ पूछते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलेनाथ? यानी कि बापूजी का जो इंटरफेरेंस रहता था, तो उस टाइम पे बच्चे क्या करते थे? अपना खेल छोड़कर शर्मा कर भाग जाते थे। तो यहाँ पर भी बाबूजी आते हैं और पूछते हैं कि इस साल की खेती कैसी रही भोलेनाथ? बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते। कैसी मौज की खेती थी, ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। बटोही यानी कि रास्ते से चलने वाले जो लोग होते थे, वो भी कुछ देर रुककर वहां पर उनके तमाशे, उनके खेल देख लिया करते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते। वो कहते हैं जब हम कभी रास्ते में, क्योंकि जो चबूतरा था वो रास्ते में था, तो वहां पर अक्सर बच्चे खेला करते थे। तो वहां से जब वो ददरी के मेले में जाने वाले लोगों का झुंड देखते थे, ग्रुप देखते थे, तो वो कहते हैं कि हम कूद कूद कर चिल्लाने लगते कि चलो भैयो ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। चलो भैयो ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे जाती जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तो खूब जोर से चिल्लाने लगते। यानी कि अगर कोई बारात जा रही होती थी तो उस बारात में दूल्हे के आगे कोई सुंदर सी पालकी अगर जाती थी तो वो कहते हैं कि हम इस बात पर भी खूब चिल्लाते थे, खूब मजा करते थे। क्या कहते हैं? रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। तो वो इस तरह से गाना गाते थे कि रहरी अरहार अर्थात अरहर में अरहर और पुरान अरहर की डोला के कन्या हमार मेहरी।
तो देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से उनको अपनी जो उनकी लैंग्वेज होती थी, अपनी जो उनकी भाषा होती थी, उस भाषा में वो अलग अलग तरह के गाने बनाए करते थे, गीत बनाए करते थे। और कहते डोला की कनिया हमार, यानी कि अरहर में अरहर, पुरानी अरहर, और डोला की कन्या जो है, डोला कोई आदमी है और उसकी कन्या, कन्या यानी कि बेटी, हमार महरी यानी कि हमारी पत्नी। ठीक है, रहरी में रहरी, पुरान रहरी, डोला की कन्या हमार महरी। तो देखिए आप देख सकते हैं कि चैप्टर कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मजा हमें इस पाठ को पढ़ने में आने वाला है, और साथ ही पाठ उतना ही महत्वपूर्ण भी है। तो जितना आज पढ़ा है इसको घर पर एक बार रिवाइज करें, बाकी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।